दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत हमारा सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन एवं सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन एवं सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न आगामी परीक्षा जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करते चलेंगे। चलिए देखिएगा, जिसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, श्रृंखला के तहत 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने अब तक लगभग 2015 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। 2015 में हमारे कुछ प्रश्न बाकी हैं दोस्तों, फिर हम आगे के प्रश्नों को, उन प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर आगे के प्रश्नों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 2015 में 5वें प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, वन कार्बन भागीदारी सुविधा जिसे हम कहते हैं दोस्तों फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला कथन पढ़ेंगे कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक क्या है, वैश्विक भागीदारी है। फिर पढ़ेंगे, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक मानकीय अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने क्या है दोस्तों, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड प्लस के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी कि इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। ठीक है, तो इस संदर्भ में दोस्तों पहला कथन हमारा बिल्कुल जो दिया गया है वह सही दिया गया है। ठीक है, यानी कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। ठीक है, इस संदर्भ में दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, जो कि क्या कह रहा है, देखेंगे कि यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु दोस्तों क्या है, पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक मानकीय अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती। यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या दिया गया है कि यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, यानी कि जिसे दोस्तों हम कहेंगे कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड प्लस कहते हैं, कि प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो यह भी पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जिसे हम रेड प्लस कहते हैं, कि प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही है। हम सही ऑप्शन जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों क्या, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी हम इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए देखिए दोस्तों क्या दिया गया है व्याख्या इसकी। ठीक है, पहला पढ़ेंगे, देखेंगे पहली लाइन क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। कह रहा है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा दोस्तों क्या है, सरकारों व व्यवसायों, सिविल सोसाइटी एवं स्थानीय समुदायों की क्या है दोस्तों, एक वैश्विक साझेदारी है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा सरकारों व व्यवसायों, सिविल सोसाइटी एवं स्थानीय समुदायों की वैश्विक साझेदारी है, जिसका ध्यान है दोस्तों वनों की कटाई एवं निम्नीकरण में कमी लाने, क्या है, वनीय कार्बन सन्नत संरक्षण, जिसे हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं विकासशील देशों में वनीय कार्बन संग्रहण को प्रोत्साहन देना है। इन सभी गतिविधियों को सामान्यतः दोस्तों रेड प्लस यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहा जाता है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा सरकारों व व्यवसायों, सिविल सोसाइटी एवं स्थानीय समुदायों की वैश्विक साझेदारी है, जिसका ध्यान दोस्तों वनों की कटाई एवं निम्नीकरण में कमी लाने, वनीय कार्बन सन्नत संरक्षण, जिसे हम कहेंगे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं विकासशील देशों में वनीय कार्बन संग्रहण को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, कह रहा है कि इन सभी गतिविधियों को सामान्यतः दोस्तों रेड प्लस, जिसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहा जाता है। ठीक है,
पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा, ठीक है दोस्तों, अपनी क्या है, अपनी दो निधियों जिसे हम पहला कहेंगे तैयारी फंड, रेडीनेस फंड एवं कार्बन फंड के तहत धन प्रदान करती है। फिर देखिएगा, वन कार्बन भागीदारी सुविधा अपनी दो निधियों जिसे पहले दोस्तों हम क्या कहेंगे तैयारी फंड, रेडीनेस फंड एवं कार्बन फंड के तहत धन प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तैयारी फंड दोस्तों क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विकासशील देशों को भविष्य में बड़े पैमाने पर रेड प्लस को लागू करने के लिए निधि प्रदान करती है। ठीक है, फिर देखेंगे रेडीनेस फंड जिसे दोस्तों हम कहते हैं तैयारी फंड, उष्ण एवं उपोष्णीय कटिबंधीय विकासशील देशों को भविष्य में बड़े पैमाने पर रेड प्लस को लागू करने के लिए निधि प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, दूसरा जो हमारा कार्बन फंड है, यह दोस्तों क्या करता है, कार्बन फंड से निधियां उन देशों को प्रदान की जाती जिन्होंने रेड प्लस के लिए प्राप्त तैयारी फंड को उपयोग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाया हो। फिर पढ़ेंगे, कार्बन फंड से निधियां उन देशों को प्रदान की जाती जिन्होंने रेड प्लस के लिए प्राप्त तैयारी फंड को उपयोग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाया हो। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा पॉइंट दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है हमारा FCPF यानी कि जिसे हम कहेंगे वन कार्बन भागीदारी सुविधा के तैयारी फंड में योगदान देने वालों को दोस्तों क्या कहा जाता है, दानदाता भागीदार यानी कि डोनर पार्टिसिपेंट कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, और कह रहा है हमारा कि तथा कार्बन फंड में योगदान देने वालों को कार्बन निधि भागीदार कहा जाता है, कार्बन फंड पार्टिसिपेंट। ठीक है, इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 हमारा गलत है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन फंड से निधियां उन देशों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने दोस्तों रेड प्लस के लिए प्राप्त तैयारी फंड को उपयोग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाया हो। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि FCPF जिसे हम क्या कहेंगे, वन कार्बन भागीदारी सुविधा के तैयारी फंड में योगदान देने वालों को दोस्तों दानदाता भागीदार यानी कि डोनर पार्टिसिपेंट तथा कार्बन फंड में योगदान देने वालों को क्या है दोस्तों, कार्बन निधि भागीदार यानी कि कार्बन फंड पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 हमारा गलत है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक हम लोगों ने पूरी प्रश्न की व्याख्या देख ली है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2015 में हम देख रहे थे दोस्तों 2015 से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, देखेंगे इसमें जो हमारा छठा प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा छठा प्रश्न, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है। फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबद्ध है, तो ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चारों ऑप्शन के बारे में यहाँ व्याख्या दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहली व्याख्या है दोस्तों क्या है हमारा, देखेंगे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखते रहिए, सारी व्याख्या हमारी जो दी गई है वह इंपॉर्टेंट है। पहला देखें, कह रहा है हमारा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1944 में। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1944 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोस्तों क्या है, विश्व में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाया गया। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, फिर देखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दोस्तों कब हुआ, 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाया गया। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD विश्व बैंक की स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों कब हुआ, 1987 में। ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने एवं उन्हें चरणबद्ध तरीके से फेजिंग आउट करने के लिए अपनाया गया। फिर पढ़िएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ, ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने एवं उन्हें चरणबद्ध तरीके से फेजिंग आउट करने के लिए अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि दोस्तों 1997 में हुआ, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से अपनाया गया। फिर देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दिया गया है नगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुआ। जैव विविधता कन्वेंशन जो कि 1992 में हुआ का दोस्तों क्या है, एक अनुपूरक समझौता है, अतः विकल्प बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में हुआ, जैव विविधता कन्वेंशन 1992 का अनुपूरक समझौता है, अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे 7वां प्रश्न
प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव क्या है, फिर से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स क्या है, फिर पढ़िएगा कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप क्या दिया गया है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स कह रहा है इसका प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे विश्व बैंक। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन किया जाता है। फिर पढ़ेंगे कि विश्व बैंक द्वारा बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन किया जाता। इस पहल का उद्देश्य है दोस्तों विशेषकर विकासशील देशों में निर्वनीकरण एवं वनों के अवनयन। क्या है, इस पहल का उद्देश्य विशेषकर विकासशील देशों में निर्वनीकरण एवं वनों के अवनयन एवं भूमि क्षेत्र से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाना है। ठीक है, इसके लिए यह धारणीय कृषि एवं उपयुक्त भूमि उपयोग योजनाओं, नीतियों एवं व्यवहारों को बढ़ावा देता है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि COP21 के आयोजन के दौरान वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में दोस्तों ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसेट फैसिलिटी के गठन के जरिए ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की पहल की शुरुआत हुई। कुछ अन्य प्रमुख वैश्विक पहलें निम्नवत हैं। पहले इसको एक बार और रिवीजन करेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन किया जाता है। फिर पढ़ेंगे विश्व बैंक द्वारा बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन किया जाता। इस पहल का उद्देश्य है दोस्तों विशेषकर विकासशील देशों में निर्वनीकरण एवं वनों के अवनयन एवं भूमि क्षेत्र से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाना। ठीक है, कह रहा है कि इसके लिए यह धारणीय कृषि एवं उपयुक्त भूमि उपयोग योजनाओं, नीतियों एवं व्यवहारों को बढ़ावा देता है। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़ेंगे कह रहा है हमारा कि उल्लेखनीय है कि COP21 के आयोजन के दौरान वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसेट फैसिलिटी के गठन के जरिए ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने की पहल की शुरुआत हुई। कुछ अन्य प्रमुख वैश्विक पहलें निम्नवत हैं। चलिए पहली पहल को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या है दोस्तों इनिशिएटिव। क्या है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, यह दोस्तों हमारा क्या है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB बैंक द्वारा क्या है जारी किया गया है। फिर देखिएगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन सितंबर 2008 में दोस्तों UNDP, UNEP एवं FAO द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन सितंबर 2008 में UNDP, UNEP एवं FAO द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर देखिएगा यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन सितंबर 2008 में UNDP, UNEP एवं FAO द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन मरीन लिटर, ठीक है, यूनेप द्वारा शुरू किया गया। यूनेप ने ही दोस्तों ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था। फिर देखिएगा कह रहा है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन मरीन लिटर यूनेप द्वारा शुरू किया गया है और यूनेप ने ही दोस्तों ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ और इनिशिएटिव दिए गए हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चले। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे कुछ हमारे और इनिशिएटिव दिए गए हैं, उनको भी हम साथ ही साथ में दोस्तों कवर करते चलेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों लाइफ साइकिल इनिशिएटिव क्या है। कह रहा है लाइफ साइकिल इनिशिएटिव यूनेप एवं सेटेक, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों सोसाइटी फॉर इन्वायरमेंटल टैक्सियोलॉजी एंड केमिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर पढ़ेंगे कह रहा हमारा कि लाइफ साइकिल इनिशिएटिव दोस्तों यूनेप एवं सेटेक, जिसे हम क्या कहेंगे सोसाइटी फॉर इन्वायरमेंटल टैक्सियोलॉजी एंड केमिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू की गई पहल है। ठीक है, फिर देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू की गई पहल है। फिर पढ़ेंगे कि ग्लोबल एजुकेशन फर्स्ट इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू की गई पहल है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें, फिर से देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि ग्लोबल रीस्टोरेशन
रिस्टोरेशन इनिशिएटिव वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल जिसका उद्देश्य है विकृत वनों व स्थलाकृतियों को बचाना। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ग्लोबल रिस्टोरेशन इनिशिएटिव दोस्तों वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है दोस्तों विकृत वनों व स्थलाकृतियों को बचाना है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि ग्लोबल रिस्टोरेशन इनिशिएटिव वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है दोस्तों विकृत वनों व स्थलाकृतियों को बचाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि यूएन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव, क्या है यूएन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट देखेंगे कि सस्टेनेबल क्या है दोस्तों, फिनांस इनिशिएटिव यूनेप द्वारा और स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक और यूएनओडीसी द्वारा शुरू की गई है। फिर देखिएगा कि यूएन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव संयुक्त राष्ट्र एवं वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू की गई है। सस्टेनेबल फिनांस इनिशिएटिव दोस्तों यूनेप द्वारा और स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक और यूएनओडीसी द्वारा शुरू की गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात कर रहा है। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी देखेंगे, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी पढ़ते हैं, देखिएगा क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, व्याख्या इसकी दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के बारे में। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखिएगा। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया। इसका गठन दोस्तों घातक सूक्ष्मजीवों, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीवों, कोशिकाओं के निर्माण, प्रयोग, आयात निर्यात और संग्रहण नियम 1989 के अधीन किया गया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है हमारा अनुमोदन समिति। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। इसका गठन दोस्तों घातक सूक्ष्मजीवों यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीव कोशिकाओं के निर्माण, ठीक है, क्या है हमारा प्रयोग, आयात निर्यात और संग्रहण नियम 1989 के अधीन किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। क्या है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसके तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे हम दोस्तों क्या है फसाई भी कहते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह एक दोस्तों याद रखें कि सांविधिक निकाय है, स्टेटरी बॉडी है। भारत में लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा व बेहतरी के लिए तथा खाद्य सुरक्षा के लिए यह एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करती है। यह खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय और आयात का वैज्ञानिक मानदंडों के अनुरूप विनियमन करती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, इसके तहत दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का गठन किया गया। यह एक सांविधिक निकाय, स्टेटरी बॉडी है। भारत में लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा व बेहतरी के लिए तथा खाद्य सुरक्षा के लिए यह एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करती। यह दोस्तों खाद्य उत्पादों के विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय और आयात का वैज्ञानिक मानदंडों के अनुरूप विनियमन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस उद्देश्य से पारित किया ताकि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। यह अधिनियम दोस्तों याद रखें जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ पूरे भारत में लागू होता है। फिर पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। यह अधिनियम दोस्तों जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता। यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है कि माल का भौगोलिक उपदर्शन यानी कि रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। ठीक है, पढ़ेंगे।
कह रहा है कि यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। फिर पढ़ेंगे, यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। ठीक है, कह रहा है कि यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए थोड़ी सी जो और आगे इसकी व्याख्या दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते चले। चलिए देखिए, यहां देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखें, कह रहा है हमारा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, ठीक है, कह रहा है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकार के प्रसिद्ध जियोग्राफिकल टैग का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, फिर देखिएगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकृत उपयोगकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई इस प्रकार के प्रसिद्ध जियोग्राफिकल टैग का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2014 के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2014 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए यहां कह रहा है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि क्या है दोस्तों, हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में यहां बात की जा रही है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। फिर पढ़ेंगे कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, यही पॉइंट हमारा इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़ेंगे कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए हम इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा जिसे हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं 183 वर्तमान में 184 देशों की भागीदारी द्वारा निर्मित दोस्तों क्या है, एक व्यवस्था है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों यथा दोस्तों जलवायु परिवर्तन, भूमि निम्नीकरण, ओजोन क्षरण एवं जैव विविधता इत्यादि से संदर्भित राष्ट्रीय सतत विकास पहलों से संबंधित परियोजनाओं का वित्तीयन करता है। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं 183 वर्तमान में 184 देशों की भागीदारी द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है जो वैश्विक पर्यावरण मुद्दों यथा दोस्तों जलवायु परिवर्तन, भूमि निम्नीकरण, ओजोन एवं जैव विविधता इत्यादि से संदर्भित राष्ट्रीय सतत विकास पहलों से संबंधित परियोजनाओं का वित्तीयन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा अन्य निम्नांकित अभिसमयों के लिए भी वित्तीयन की सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्या है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा अन्य निम्नांकित अभिसमयों के लिए भी वित्तीयन की सेवाएं उपलब्ध कराता है। पहला पढ़ेंगे, कह रहा है कि जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि दोस्तों कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी कि दोस्तों क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा कि मरुस्थलीकरण मुकाबला हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। फिर देखिएगा कह रहा है कि प्रतिरोधी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय पीओपीज। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पारे पर क्या है दोस्तों, मिनीमाता अभिसमय। फिर पढ़िएगा कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा अन्य निम्नांकित अभिसमयों के लिए भी क्या है, वित्तीयन की सेवाएं उपलब्ध कराता। पहला पढ़ेंगे जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण मुकाबला हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रतिरोधी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय पीओपीज। और नेक्स्ट पढ़ेंगे पारे पर दोस्तों मिनीमाता का अभिसमय। ठीक है, क्या है, पारे पर मिनीमाता अभिसमय। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यद्यपि दोस्तों हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ओजोन परत क्षरण पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से औपचारिक रूप से नहीं जुड़ा है, तथापि संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन हेतु भी समर्थन प्रदान करता है। फिर पढ़ेंगे यद्यपि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों ओजोन परत क्षरण पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से औपचारिक रूप से नहीं जुड़ा है, तथापि संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन हेतु भी समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है।
है। देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। फिर देखिएगा कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है, तो बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर पढ़ेंगे कि यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल गलत है। दूसरा पढ़ेंगे कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल हमारा सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। एक बार और पढ़ेंगे कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता। ऑप्शन बी हमारा क्या है, वेटलैंड इंटरनेशनल के संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की हम व्याख्या देखेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हों। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में हम पढ़ेंगे व्याख्या। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन को समर्पित एक स्वतंत्र एवं विश्व स्तरीय क्या है दोस्तों, गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन को क्या है, समर्पित स्वतंत्र एवं विश्व स्तरीय गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1937 में इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी के नाम से की गई तथा 1996 में वेटलैंड इंटरनेशनल के रूप में नामित हुआ। ठीक है, जबकि रामसर अभिसमय 1971 में दोस्तों हस्ताक्षरित किया गया था। वेटलैंड इंटरनेशनल इस संस्थान के साथ साझेदारी में कार्य करता है, ना कि रामसर अभिसमय द्वारा सृजित संस्था है, अतः कथन एक गलत है। एक बार और पढ़ेंगे, कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन को समर्पित एक स्वतंत्र एवं विश्व स्तरीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1937 में इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी के नाम से की गई तथा 1996 में वेटलैंड इंटरनेशनल के रूप में नामित हुआ, जबकि रामसर अभिसमय 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था। वेटलैंड इंटरनेशनल इस संस्थान के साथ साझेदारी में कार्य करता है, ना कि रामसर अभिसमय द्वारा सृजित संस्था है, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन को समर्पित एक स्वतंत्र एवं विश्व स्तरीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1937 में इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी के नाम से की गई तथा 1996 में वेटलैंड इंटरनेशनल के रूप में नामित हुआ, जबकि रामसर अभिसमय 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था। वेटलैंड इंटरनेशनल इस संस्थान के साथ साझेदारी में कार्य करता है, ना कि रामसर अभिसमय द्वारा सृजित संस्था, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल गलत है। चलिए आगे जो 2 पॉइंट दिए गए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह संगठन दोस्तों जमीनी स्तर पर जाकर आर्द्र भूमियों से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को जुटाता है, उन सूचनाओं को प्रसंस्कृत करता है तथा सरकार को आर्द्र भूमियों के संरक्षण संबंधी बेहतर योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। फिर पढ़ेंगे, यह संगठन जमीनी स्तर पर जाकर आर्द्र भूमियों से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को जुटाता है, उन सूचनाओं को प्रसंस्कृत करता है तथा सरकार को आर्द्र भूमियों के संरक्षण संबंधी बेहतर योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि यह संगठन सरकार, निजी दानदाताओं तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा परियोजना आधारित निधि प्राप्त करता है। फिर देखिएगा, यह संगठन दोस्तों सरकार, निजी दानदाताओं तथा कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा परियोजना आधारित निधि प्राप्त करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2014 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। टॉपिक चल रहा था पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन, कानून एवं सम्मेलन। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे जो 2014 में पूछा गया। कह रहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे
इससे क्या अभिप्राय है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया, हो रहा या होना संभावित है। फिर पढ़ेंगे कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। तो मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया, हो रहा या होना संभावित है। फिर पढ़ेंगे यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया, हो रहा या होना संभावित है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। ध्यानपूर्वक देखिए कि आर्द्र भूमियों की एक पंजीकृत सूची है जिसमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र स्थलों को पंजीकृत किया जाता जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनके पारिस्थितिकी में क्या है परिवर्तन हुआ हो रहा हो अथवा होने की संभावना हो। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना 1990 में की गई। वर्तमान में 51 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमियों की एक पंजीकृत सूची है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र स्थलों को पंजीकृत किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उनके पारिस्थितिकी में क्या है दोस्तों परिवर्तन हुआ हो रहा हो अथवा होने की संभावना हो। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना 1990 में की गई। वर्तमान में 51 स्थल दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह सूची दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर आर्द्र भूमि सूची का ही एक भाग है। फिर देखिएगा यह सूची दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर आर्द्र भूमि सूची का ही एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि वर्तमान में दोस्तों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 आर्द्र स्थल हैं। एक है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो कि स्थित है राजस्थान में, एवं दूसरा है लोकटक झील जो कि स्थित है दोस्तों मणिपुर में। फिर देखिएगा कि वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 आर्द्र स्थल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान एवं लोकटक झील मणिपुर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि चिल्का झील पूर्व में दोस्तों मॉन्ट्रेक्स सूची में दर्ज थी परंतु बाद में इसे हटा दिया गया। क्या है, फिर पढ़िएगा कि वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 आर्द्र स्थल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान एवं लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, देखेंगे कह रहा है कि चिल्का झील पूर्व में मॉन्ट्रेक्स सूची में दर्ज थी परंतु बाद में इसे हटा दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2014 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, देखिएगा। चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा हमारा कि पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पृथ्वी काल के संदर्भ में यानी कि अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह यूनेप तथा यूनेस्को का क्या है दोस्तों उपक्रमण है। फिर देखिएगा यह यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह एक आंदोलन है जिसमें दोस्तों प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला एक आंदोलन है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, यानी कि इस संदर्भ में केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़ेंगे कि अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह यूनेप तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। दूसरा कह रहा है कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला क्या है दोस्तों, एक आंदोलन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी, केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं क्या दिया गया है, देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी काल, ठीक है, तो अर्थ आवर हम पढ़ेंगे किसे कहते हैं। इसका आयोजन दोस्तों विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को स्थानीय समयानुसार 8:30 PM से 9:30 PM के बीच किया जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा पृथ्वी काल, इसका आयोजन दोस्तों विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को स्थानीय समयानुसार 8:30 PM से 9:30 PM के बीच किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी काल अर्थ आवर का आयोजन दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा बचत के प्रति व्यक्तियों, समुदायों, व्यापारिक घरानों एवं समस्त विश्व समुदाय को जागरूक बनाने के लिए किया जाता है। फिर पढ़ेंगे कि पृथ्वी काल का आयोजन दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा बचत के प्रति व्यक्तियों,
समुदायों, व्यापारिक घरानों एवं समस्त विश्व समुदाय को जागरूक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में किया गया था। फिर पढ़ेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस प्रकार कथन एक गलत है क्योंकि पृथ्वी का दोस्तों अर्थ आवर हमारा इसका आयोजन WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करता है, ना कि यूएनएफ तथा यूनेस्को। अतः शेष दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी मार्क करेंगे। एक बार और पढ़ेंगे कि पृथ्वी काल अर्थ आवर इसका आयोजन दोस्तों विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को स्थानीय समयानुसार यानी कि 8:30 PM से 9:30 PM के बीच किया जाता। पृथ्वी काल पहला पॉइंट देखें कि पृथ्वी काल का आयोजन जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा बचत के प्रति व्यक्तियों, समुदायों, व्यापारिक घरानों एवं समस्त विश्व समुदाय को जागरूक बनाने के लिए किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि इस प्रकार कथन एक गलत है क्योंकि पृथ्वी काल अर्थावर दोस्तों इसका आयोजन हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किया जाता है, ना कि यूएनएफ तथा यूनेस्को। अतः शेष दोनों कथन हमारे सही हैं। इस प्रकार विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2014 में पूछे गए 5वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। क्या है? मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जैव विविधता से संबद्ध रखता है या रखते हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा कह रहा है दोस्तों विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है, तो इस संदर्भ में कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से संबद्ध रखते हैं या रखता है, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित प्रमुख करार निम्नलिखित है। पहला है हमारा CBD, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या है? जैव विविधता अभिसमय। दूसरा देखिएगा कि वन्य प्राणी एवं पादपों की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि जैव विविधता अभिसमय, और दूसरा है हमारा वन्य प्राणी एवं पादपों की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। ठीक है, कह रहा है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित प्रमुख करार हमारे निम्नलिखित हैं। तो पहला पढ़ेंगे जैव विविधता अभिसमय, जिसे हम कहेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वन्य प्राणी एवं पादपों की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे दोस्तों हम लोग साइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे एक दो और हमारे क्या है दोस्तों, वह दिए गए हैं संबंधित महत्वपूर्ण करार। ठीक है, उसको भी हम साथ ही साथ में कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखेंगे क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, पहला है दोस्तों, तीसरा नंबर है कि वन्य जंतुओं की प्रवसनकारी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। ठीक है, हम देख रहे थे दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित क्या है प्रमुख करार। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता अभिसमय। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वन्य प्राणी एवं पादपों की संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, साइट्स। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वन्य जंतुओं की प्रवसनकारी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, यानी कि CMS। ठीक है, फिर देखिएगा क्या है, वन्य जंतुओं की प्रवसनकारी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, फिर देखिएगा वन्य जंतुओं की प्रवसनकारी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। फिर पढ़ेंगे कि खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि विश्व विरासत अभिसमय, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र क्या है हमारा अभिसमय। फिर पढ़ेंगे कि खाद्य एवं
कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि। नेक्स्ट पढ़ेंगे विश्व विरासत अभिसमय, और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे विकल्प डी, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों छठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए छठे नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में क्या है, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, फिर देखिएगा कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रायोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि इस संदर्भ में ना तो कथन पहला ही सही है और ना ही कथन दूसरा ही हमारा सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, ना तो एक ही और ना ही दो। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है व्याख्या इसकी। ठीक है, देखेंगे पढ़ेंगे दोस्तों। व्याख्या कह रहा है कि हमारा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों ओर का क्या है दोस्तों, विस्तारित क्षेत्र होता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र यानी कि संरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों ओर का विस्तारित क्षेत्र होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के आरक्षित क्षेत्रों को समाहित करता है। फिर देखिएगा, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज के चारों ओर का विस्तारित क्षेत्र होता है या मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के आरक्षित क्षेत्रों को समाहित करता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में पहला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने जनवरी 2002 में राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों की बाहरी सीमा पर 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को परिसंवेदी क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन्स घोषित किया, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एक गलत है, क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के स्थान पर नहीं अपितु पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने जनवरी 2002 में राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों की बाहरी सीमा पर 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को परिसंवेदी क्षेत्र, जिसे हम कहेंगे दोस्तों इको सेंसिटिव जोन, घोषित किया, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एक हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, कह रहा है क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के स्थान पर नहीं अपितु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि परिसंवेदी क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य यानी कि इको सेंसिटिव जोन की स्थापना का उद्देश्य परिसंवेदी क्षेत्रों को राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों के लिए आघात अवशोषक यानी कि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में विकसित करना है। फिर देखिएगा कि परिसंवेदी क्षेत्रों यानी कि इको सेंसिटिव जोन्स की स्थापना का उद्देश्य है परिसंवेदी क्षेत्रों को राष्ट्रीय पार्कों एवं अभ्यारण्यों के लिए आघात अवशोषक यानी कि दोस्तों शॉक एब्जॉर्बर के रूप में विकसित करना है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि परिसंवेदी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता, अर्थात कुछ गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाती तथा कुछ को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित भी किया जाता है। फिर पढ़िएगा कि इको सेंसिटिव जोन में दोस्तों होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता, अर्थात कुछ गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाती तथा कुछ को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि किसी परिसंवेदी क्षेत्र में किसी गतिविधि को अनुमति दी जाए, प्रतिबंधित किया जाए अथवा किस सीमा तक नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह पूर्ण तौर से दोस्तों आरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर देखिएगा कि किसी परिसंवेदी क्षेत्र में किस गतिविधि को अनुमति दी जाए, प्रतिबंधित किया जाए अथवा किस सीमा तक नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह पूर्ण तौर से याद रखें दोस्तों क्या है, हमारा आरक्षित क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे पॉइंट दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, ठीक है, कह रहा है हमारा
कि अतः स्पष्ट है कि परिसंवेदी क्षेत्रों में कृषि को पूर्ण अनुमति प्राप्त है। क्या है देखिएगा, कह रहा है अतः स्पष्ट है हमारा कि परिसंवेदी क्षेत्रों में कृषि को पूर्ण अनुमति प्राप्त, परंतु अन्य सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती हैं, अपितु वनों की कटाई, होटल व रिजॉर्ट की स्थापना इत्यादि को नियंत्रित कर आवश्यक मामलों में अनुमति प्रदान की जाती है। अतः कथन 2 गलत है, अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि अतः स्पष्ट है कि परिसंवेदी क्षेत्रों में कृषि को पूर्ण अनुमति प्राप्त है, परंतु अन्य सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होती हैं, अपितु वनों की कटाई, होटल व रिजॉर्ट की स्थापना इत्यादि को नियंत्रित कर आवश्यक मामलों में अनुमति प्रदान की जाती है। अतः कथन 2 गलत है, अतः सही उत्तर हम मार्क करेंगे विकल्प डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। फिर देखिएगा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, एक सांविधिक निकाय है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि दोस्तों एनटीसीए की बात कर रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक क्या है, स्टेटरी बॉडी है, कह रहा है, ठीक है। फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन क्या है, स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे केवल सेकंड और थर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड। फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, ठीक है। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। पहला देखें, फिर से देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम कहेंगे एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक स्टेटरी बॉडी है। फिर पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारी क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। यहां व्याख्या देखें क्या कह रहा है। पहला पढ़ेंगे कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना दोस्तों क्या है, हमारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वर्ष 1962 में की गई। और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखें चेन्नई में अवस्थापित किया गया, अतः कथन एक हमारा गलत है। फिर देखिएगा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वर्ष 1962 में की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में अवस्थापित किया गया, अतः कथन एक हमारा गलत है। फिर पढ़ेंगे कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत वर्ष 1962 में की गई और इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थापित किया गया, अतः कथन एक हमारा गलत है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की आगे की व्याख्या हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या है एनटीसीए के बारे में, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन क्या है, एक सांविधिक यानी कि स्टेटरी बॉडी है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। एक बार और पढ़ेंगे एनटीसीए, जिसे हम कहेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 के अधीन की गई, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, अतः कथन 3 भी हमारा सही है, ठीक है। फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन की गई, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखें कह रहा है कि यह हमारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे हम कहेंगे BNHS के संदर्भ में
में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन क्या है दोस्तों, एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। फिर देखिएगा कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। और तीसरा पढ़ेंगे कि यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी। इस संदर्भ में केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए। फिर देखिएगा कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता, तो यह पॉइंट हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। एक बार और पढ़ेंगे कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता। तीसरा पॉइंट फिर पढ़ेंगे कि यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। इस संदर्भ में पहला कथन हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे और साथ ही में इसकी व्याख्या भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना दोस्तों 1883 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली इससे संबंधित रहे हैं, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल गलत है। फिर देखिएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन, इसकी स्थापना 1883 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में और प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली इससे संबंधित रहे, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि यह संस्था दोस्तों प्रकृति एवं जैव विविधता संबंधी कार्यों में क्या है दोस्तों, संलग्न है। इसके लिए यह अनुसंधान दोस्तों, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती, ठीक है। इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए यह संस्था दोस्तों अनुदान देती एवं जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम से पत्रिका प्रकाशित करती है, अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। कथन दो फिर पढ़ेंगे कि यह संस्था दोस्तों प्रकृति एवं जैव विविधता संबंधी कार्यों में संलग्न है। इसके लिए यह अनुसंधान, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती। इस क्षेत्र में दोस्तों अनुसंधान के लिए यह संस्था अनुदान देती एवं जनरल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम से पत्रिका प्रकाशित करती है, अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह संस्था आम जनता के लिए दोस्तों क्या है, स्टडी टूर, गार्डनिंग वर्कशॉप, प्रकृति दिवस, शिविर, खोज यात्राएं, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि का आयोजन एवं संचालन करती है, अतः कथन तीन हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि यह संस्था आम जनता के लिए दोस्तों स्टडी टूर, गार्डनिंग वर्कशॉप, प्रकृति दिवस, शिविर, खोज यात्राएं, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि का आयोजन एवं संचालन करती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही थे। बाकी के पॉइंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए थे। 2012 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि मिलेनियम इकोसिस्टम क्या है, असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे पोषण चक्रण और फसल परागण। ऑप्शन सी हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट दोस्तों क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा, तो ऑप्शन सी पोषण चक्रण और फसल परागण, ठीक है। फिर देखिएगा कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, तो याद रखें दोस्तों पोषण चक्रण और फसल परागण हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक हम देखेंगे, ठीक है। देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, देखिएगा, ठीक है। देखें, कह रहा है हमारा कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट दोस्तों क्या है, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यापक आकलन है। इसने पारितंत्रीय सेवाएं नामक शब्द को चर्चित किया, जिसे दोस्तों पारिस्थिति से क्या है, पारिस्थितिकी से मानव को प्राप्त होने वाले लाभों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। फिर पढ़ेंगे कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट दोस्तों क्या है, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यापक आकलन। इसने पारितंत्रीय सेवाएं नामक शब्द को चर्चित किया, जिसे पारिस्थितिकी से मानव को प्राप्त होने वाले लाभों हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर देखिएगा कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट दोस्तों क्या है, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यापक आकलन है। इसने दोस्तों पारितंत्रीय सेवाएं नामक शब्द को चर्चित किया, जिसे पारिस्थितिकी से मानव को प्राप्त होने वाले लाभों हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि यह संकल्पना
संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा 2000 में लाई गई, जो 2001 से प्रारंभ हुआ। फिर देखिएगा, यह संकल्पना संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा 2000 में लाई गई, जो 2001 से प्रारंभ हुआ। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने पारितंत्रीय सेवाओं को मुख्यतः 4 वर्गों क्या है, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एवं संरक्षण और सांस्कृतिक में बांटा है। ठीक है, फिर देखिएगा कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने दोस्तों पारितंत्रीय सेवाओं को मुख्यतः 4 वर्गों नामतः प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एवं संरक्षण और सांस्कृतिक में बांटा है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे वह है दोस्तों हमारा क्या है, प्रोविजनिंग सर्विस यानी कि व्यवस्था और सेवाएं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, पहला कह रहा है कि हमारा व्यवस्था सेवाएं यानी कि प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, पढ़ेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि पारितंत्र में प्राप्त होने वाली सेवाएं हैं भोजन अथवा खाद्य। ठीक है, फिर है दोस्तों जलावन की लकड़ी, फिर है दोस्तों जैव रसायन, फिर है स्वच्छ जल, फिर है फाइबर, फिर है आनुवांशिक संसाधन। फिर देखेंगे, कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है हमारा कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने पारितंत्रीय सेवाओं को मुख्यतः 4 वर्गों नामतः प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एवं संरक्षण और सांस्कृतिक में बांटा है। पहला है व्यवस्था या सेवाएं, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। पढ़ेंगे, पारितंत्र से प्राप्त होने वाली सेवाएं, पहला है दोस्तों भोजन अथवा खाद्य, दूसरा है स्वच्छ जल, तीसरा है जलावन की लकड़ी, चौथा है फाइबर, पांचवा है जैव रसायन और आनुवांशिक संसाधन। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, फिर है हमारा समर्थन सेवाएं। क्या है दोस्तों, पढ़ेंगे क्या है दोस्तों, कह रहा है हमारा समर्थन सेवाएं यानी कि सपोर्टिंग सर्विस। देखेंगे, सभी अन्य पारितंत्रीय सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक सेवाएं। क्या है, फिर देखिए, समर्थन सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विसेज। कह रहा है कि सभी अन्य पारितंत्रीय सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक सेवाएं, पहला है मृदा निर्माण, दूसरा है पोषक चक्रण, फिर है दोस्तों प्राथमिक उत्पादन, फिर है हमारा परागण। फिर पढ़िएगा, समर्थन सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विसेज, सभी अन्य पारितंत्रीय सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक सेवाएं, पहला है दोस्तों हमारा मृदा निर्माण, दूसरा है पोषक चक्रण, ठीक है, फिर है हमारा प्राथमिक उत्पादन, फिर है दोस्तों हमारा परागण। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे, क्या देखेंगे ध्यानपूर्वक, वह है हमारा नियंत्रक सेवाएं यानी कि रेगुलेटिंग सर्विसेज। क्या है दोस्तों, वह है हमारा नियंत्रक सेवाएं यानी कि रेगुलेटिंग सर्विसेज। ठीक है, पारितंत्रीय प्रक्रियाओं के नियंत्रण से प्राप्त लाभ। फिर है जलवायु नियंत्रण, रोग नियंत्रण, जल नियंत्रण, जल शुद्धिकरण। फिर देखिएगा, नियंत्रक सेवाएं यानी कि रेगुलेटिंग सर्विसेज, पारितंत्रीय प्रक्रियाओं के नियंत्रण से प्राप्त लाभ। पहला है दोस्तों जलवायु नियंत्रण, फिर है रोग नियंत्रण, फिर है जल नियंत्रण, फिर है हमारा जल शुद्धिकरण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे संरक्षण एवं सांस्कृतिक सेवाएं, पारितंत्र से प्राप्त होने वाले गैर भौतिक लाभ। फिर देखिएगा, पारितंत्र से प्राप्त होने वाले गैर भौतिक लाभ, पहला है आध्यात्मिक एवं धार्मिक, फिर है शैक्षिक, फिर है पारिस्थितिक पर्यटन, फिर है सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है हमारा कि संरक्षण एवं सांस्कृतिक सेवाएं, पारितंत्र से प्राप्त होने वाले गैर भौतिक लाभ, पहला है आध्यात्मिक एवं धार्मिक, दूसरा है शैक्षिक, तीसरा है पारिस्थितिक पर्यटन, फिर है दोस्तों सांस्कृतिक विरासत। कह रहा है कि इस प्रकार पोषण चक्रण एवं फसल परागण समर्थन सेवा का भाग है, अतः सही विकल्प सी है। क्या है, इस प्रकार पोषण चक्रण एवं फसल परागण समर्थन सेवा का भाग है, अतः सही विकल्प सी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, फिर देखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि क्या है दोस्तों, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो पहला पढ़ेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दोस्तों क्या है, जैव चरों को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण हमारा करता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण हमारा क्या है, जैव चोरी को रोकता तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हमारा, नेशनल क्या है, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या है कि कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कह रहा है कौन से कथन हमारे सही हैं, तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे, ऑप्शन सी, यानी कि इस संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे जो दिया गया है बिल्कुल सही, कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है, क्या है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कृषि पादपों के आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका
निरीक्षण करता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संदर्भ में सही दिया गया है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोस्तों क्या है, हमारा जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन सी। केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या इसकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, देखें, चलिए देखेंगे दोस्तों, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, पढ़िए। कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को लागू करने हेतु की गई थी। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम यानी 2002 को लागू करने हेतु की गई थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है, एक वैधानिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है। यह देश के दोस्तों जैविक संसाधनों के समतापूर्ण वितरण, संपोषणीय उपयोग एवं संरक्षण के मुद्दे पर भारत सरकार को परामर्श देने के साथ साथ विनियामकीय कार्यों को भी संचालित करता है। फिर देखिएगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक एवं स्वायत्त शासी निकाय या देश के जैविक संसाधनों के समतापूर्ण वितरण, संपोषणीय उपयोग एवं संरक्षण के मुद्दे पर भारत सरकार को परामर्श देने के साथ साथ विनियामकीय कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि यह प्राधिकरण किसी भी जैविक संसाधन के जैव संरक्षण और जैविक उपयोग विशेषकर वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु की अनुमतियों का विनियमन करता है। फिर देखिएगा, यह प्राधिकरण किसी भी जैविक संसाधन के जैव संरक्षण और जैविक उपयोग विशेषकर वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु की अनुमतियों का विनियमन करता है। फिर देखिएगा, यह प्राधिकरण स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों यानी कि बीएमसीज को भी विनियमित करता। ये समितियां जैव विविधता से संबंधित सूचनाओं के अभिलेखन, घरेलू पशु प्रजातियों, परंपरागत बीजों, जैविक निवास स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह प्राधिकरण किसी भी जैविक संसाधन के जैव संरक्षण और जैविक उपयोग विशेषकर वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु की अनुमतियों का विनियमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि यह प्राधिकरण स्थानीय स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को भी विनियमित करता है और ये समितियां जैव विविधता से संबंधित सूचनाओं के अभिलेखन, घरेलू पशु प्रजातियों, परंपरागत बीजों, जैविक निवास स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और यह भी याद रखें कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को लागू करने हेतु की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा बचा है दोस्तों। ठीक है, लास्ट पार्ट कुछ बचे हुए हैं, जिसके साथ ही हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा टॉपिक दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों।